नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अप्रोक्सीमेट इंजीनियर चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के EAC PYQs। पहला चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल फास्टनर्स, जिसमें हम बोल्टेड, रिवेटेड और वेल्डेड कनेक्शन के कुछ जरूरी सवाल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Aluminium is being increasingly used for structural purpose because its modulus of elasticity is double that of steel. Its coefficient of thermal expansion is half that of steel. It requires less maintenance. The strength to unit weight ratio of aluminium is high. Which of these statements are correct? तो अगर हम इसको देखें, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डबल दैट ऑफ स्टील। हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस जो स्टील का होता है वो 3 टाइम्स होता है यंग्स मॉडुलस एल्यूमिनियम के। तो उससे हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कैसी है, इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट, जो कि बात करता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की। तो थर्मल एक्सपेंशन हमारे एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? अल्फा एल्यूमिनियम जो होता है वो 2 टाइम्स होता है हमारा अल्फा स्टील के। यहां कह रहे हैं कि हाफ होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। सेकंड है कि ये लेस मेंटेनेंस रिक्वायर करता है हमारा एल्यूमिनियम, जो कि हमारा ट्रू है। फोर्थ है कि स्ट्रेंथ टू यूनिट वेट रेशियो एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। ये भी हमारा कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि इसमें हमारा 3 और 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a steel plate is 30 centimeter wide and 10 centimeter thick. A rivet of nominal diameter 18 mm is driven. The net sectional area of the plate. तो यहां बात करी गई है रिवेट की। अब रिवेट की बात हुई है, तो हुआ क्या है कि एक प्लेट में एक रिवेट को ड्राइव किया है, यानी कि उसमें छेद किया गया है। तो हमने क्या करना है, नेट सेक्शनल एरिया बताना है कि छेद करने के बाद प्लेट का नेट सेक्शनल एरिया कितना बना। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि छेद कितना होगा। तो अब यहां पर लिखा है कि 18 mm का डाया है, नॉमिनल डाया, यानी कि रिवेट का डाया 18 mm है। अब रिवेट का डाया 18 mm है, तो यहां पर हमारे पास जो कोड बोलता है वो ये बोलता है कि अगर जो हमारा नॉमिनल डाया है वो 25 mm से कम है, तो जो होल बनेगा, यानी कि डाया ऑफ होल बनेगा, वो नॉमिनल डाया ND प्लस 1.5 mm होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि अगर ND हमारा नॉमिनल डाया 25 mm से ग्रेटर है, तो फिर हमारा ND प्लस 2 mm होगा डाया ऑफ होल। तो हमारी जो अभी कंडीशन है उसमें हमारा डाया 18 mm है, यानी कि जो डाया ऑफ होल बनेगा, डाया ऑफ होल वो हमारा बनेगा 18 प्लस 1.5 mm, यानी कि 19.5 mm। अब हमें डाया ऑफ होल मिल गया। तो अब हम इसको विड्थ में से माइनस करेंगे। अब विड्थ हमें सेंटीमीटर में दी है, डाया हमारा mm में है, तो एरिया क्या होगा हमारा, 2 डायमेंशन, यानी कि थिकनेस इनटू विड्थ। तो जो नेट सेक्शनल एरिया होगा, नेट सेक्शनल एरिया वो हमारा होगा विड्थ में से हमारा डाया ऑफ होल माइनस हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर माइनस 1.95 सेंटीमीटर इंटू 10 mm थिक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास 29 माइनस 0.95, यानी कि 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा था सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बना वो हमारा बना सी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमारा ये था कि एक नॉमिनल डाया हमें दे दिया है, हमें फाइंड करना है डाया ऑफ होल। 25 mm से कम है तो प्लस 1.5 होगा, 25 mm या 25 mm से ज्यादा है तो वो प्लस 2 होगा। तो यही था हमारा क्राइटेरिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट बिटवीन स्ट्रक्चरल मेंबर्स when the centroid of the rivets does not coincide with the axis of the load।
तो अभी क्या हो रहा है कि ये हमारा एसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन है। बेसिकली हमारे रिवेट कुछ, ये कोई मेंबर है और इससे कोई ये मेंबर अटैच हो रहा है और यहाँ पर हमने रिवेट्स डाले हुए हैं। अब लोडिंग हम यहाँ लगा रहे हैं, तो इधर हम देखें तो हमारे एक्सिस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ रिवेट ये है और एक्सिस ऑफ लोडिंग ये है, मतलब ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो अभी तक ये बोला है। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, डायरेक्ट शियर फोर्स इन ईच रिवेट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंट्रोइड एंड द रिजल्टेंट फोर्स इन ईच रिवेट शुड नॉट एक्सीड इट्स रिवेट वैल्यू। अब यहां पर टर्म आई है डायरेक्ट शियर फोर्स। अब ये डायरेक्ट शियर फोर्स क्या है? तो डायरेक्ट शियर फोर्स है कि लेट से यहां पर पी लोड लग रहा है, तो वो पी लोड कितनी शियर ट्रांसफर करेंगे हमारे रिवेट में पर रिवेट। तो अगर ये एन नंबर ऑफ रिवेट्स हैं तो हमारी जो डायरेक्ट शियर फोर्स होगी, डायरेक्ट शियर फोर्स, वो कितना होगा? पी फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवेट्स। तो यहां पर ये रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यानी कि ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि डायरेक्ट शियर फोर्स प्रोपोर्शनल है रेडियल डिस्टेंस के, जो कि नहीं है। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत है। सेकंड देखते हैं। सेकंड बोलता है कि shear force caused in each rivet due to eccentricity of the load is proportional to its radial distance from its centroid and the direct shear force in each rivet should be limited to the half of the rivet value। अब यहां पर ये बात कर रहे हैं वो shear force जो eccentricity की वजह से cause होगी। अब यहां पर क्या है? ये है eccentricity, तो जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से भी shear force आएगी और वो shear force क्या होगी? वो shear force होगी P इंटू ई का मोमेंट लग रहा है डिवाइडेड बाय Z एम जेड। अब यहां पर ये हमारा क्या होगा? रेडियल डिस्टेंस R एक्सट्रीम एंड से, तो समेशन ऑफ R स्क्वायर इंटू R। ये हमारी shear force ड्यू टू एसेंट्रिसिटी। अब ये क्या कर रही है? ये shear force एसेंट्रिसिटी वाली डिपेंड कर रही है रेडियल डिस्टेंस पे, तो यहां तक तो ट्रू है। लेकिन आगे वो बोलता है कि द डायरेक्ट शेयर फोर्स इन ईच रिवेट शुड बी लिमिटेड टू द हाफ ऑफ रिवेट वैल्यू। वो लिमिटेड क्यों होगा हाफ ऑफ रिवेट वैल्यू? वो पी बाय एन पे डिपेंड कर रहे हैं, जितने हमारे रिवेट्स हैं पी बाय एन होगा, ना कि पी बाय टू। तो यानी कि ये वाली सिचुएशन भी हमारी गलत है। अब हम थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है द shear force caused in each rivet due to eccentricity of the load is proportional to the radial distance of the rivet from the centroid of the rivet group. The maximum resultant force in any rivet should not exceed the rivet value। अब यहां पर पहली लाइन वही सेम बोलता है कि जो shear force है हर एक रिवेट में ड्यू टू एसेंट्रिसिटी वो प्रोपोर्शनल होगा रेडियल डिस्टेंस के। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। आगे वो बोलता है कि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो हमारा किसी भी रिवेट में वो हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए रिवेट वैल्यू से। अब क्या होगा? एक शेयर डायरेक्ट शेयर है जो कि सीधा फोर्स की वजह से आ रही है और एक शेयर हमारी मोमेंट की वजह से आ रही है, यानी कि एसेंट्रिसिटी की वजह से आ रही है। तो दोनों शेयर ऐड होके तो रिजल्टेंट बनेगा। अब रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या होगा? शेयर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी जो कि इनडायरेक्ट है, और एक है हमारा डायरेक्ट जो कि सीधा फोर्स से आ रहा है डायरेक्ट शेयर। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कह रहा है कि लेस देन होना चाहिए रिवेट वैल्यू से। रिवेट वैल्यू क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो पर रिवेट की जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम रिवेट वैल्यू बोलते हैं, और जो हमारी फोर्सेस आ रही हैं वो उससे लेस होनी चाहिए। कैसी फोर्सेस? रिजल्टेंट फोर्सेस। तो यानी कि ये हमारे करेक्ट लग रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक बार डी स्टेटमेंट और देख लेते हैं। अब ये है हमारी डी स्टेटमेंट, द shear force caused in each rivet due to eccentricity of load as well as direct shear force caused in the rivet should not exceed rivet value individually। अब ये क्या बोल रहे हैं यहां पर? ये बोल रहा है कि जो shear force एसेंट्रिसिटी की वजह से आएगी और जो डायरेक्ट shear है वो इंडिविजुअली रिवेट वैल्यू से कम होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि डायरेक्ट shear जो आएगी वो रिवेट वैल्यू से कम होनी चाहिए और shear फोर्स ड्यू टू एसेंट्रिसिटी जो आएगी वो भी हमारी कम होनी चाहिए रिवेट वैल्यू से, जबकि ये केस नहीं है।
केस हमारा क्या है, ये दोनों जो ऐड होंगे, इनका जो एडिशन होगा वो रिवेट वैल्यू से कम होना चाहिए। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन एजम्पशन दैट ऑल रिवेट शेयर इक्वली अ नॉन असेंट्रिक लोड इज वैलिड एट अ लोड। सो यहां पर पहला है हमारा वर्किंग लोड्स। वर्किंग लोड्स हमारा होता है हमारे इलास्टिक बिहेवियर। तो जब हमारा इलास्टिक बिहेवियर होगा तो उस टाइम क्या होगा कि कुछ रिवेट्स पहले लोड ले लेंगे, कुछ रिवेट्स बाद में लोड लेंगे। इसका कारण कुछ प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग से भी हो सकता है। लेकिन एक अजम्पशन जो हमेशा ट्रू रहेगी वो ये है कि जब फेलियर हो रहा होगा, जब ऑलमोस्ट ऑल जितने भी रिवेट्स हैं वो फेल हो चुके हैं, उस टाइम प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो लोड इक्वली कैरी करेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी रिवेट्स इक्वली लोड शेयर करेंगे जब लोड जो होगा वो कहां पर है, इक्वल टू फेलियर लोड होगा। ये है हमारी कॉमन एजम्पशन। वर्किंग लोड से ना नीचे और ना वर्किंग लोड के इक्वल। वर्किंग लोड है बेसिकली इलास्टिक थ्योरी, जो वो इलास्टिक थ्योरी में है। तो उसमें क्या होगा कि कुछ रिवेट पहले लोड ले लेंगे, कुछ बाद में लेंगे। लेकिन फेलियर में क्या होगा, सभी रिवेट्स फेल हो चुके हैं, तो उस टाइम सभी इक्वली लोड लेंगे ड्यू टू द प्लास्टिक रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हमारा क्या है, डी, दैट इज इक्वल टू फेलियर लोड। ऑल रिवेट शेयर इक्वली अ नॉन असेंट्रिक लोड इज वैलिड एट अ लोड इक्वल टू फेलियर लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कुलर प्लेट 100 mm dia is welded to another plate by means of 6 mm fillet weld. If the permissible shearing stress in the weld equals 10 kg per mm square, then the greatest twisting moment that can be resisted by the weld will be. अब यहां पर क्या किया है कि एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर d इज इक्वल टू 100 mm है, और इसके ऑल अराउंड हमने क्या किया है, फिलेट वेल्ड किया है। तो अब वो बोल रहे हैं कि कितना हमें ट्विस्टिंग मोमेंट हम लगा सकते हैं कि हमारा जो वेल्ड है वो उसको रेजिस्ट कर ले, कितना हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर अब हमें देखना होगा कि वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। वेल्ड की स्ट्रेंथ इंटू उसका मोमेंट कितना बनेगा, यानी कि डी बाई टू। तो वेल्ड की स्ट्रेंथ इंटू डी बाई टू हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट जो वो रेजिस्ट कर सकता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैसे निकलेगी, तो ये हमारा 6 mm वेल्ड, फिलेट वेल्ड जो है वो ये है 6 mm। ये डिस्टेंस होगा हमारा 0.707। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड हमारा हो जाएगा 0.707 इंटू 6 mm। इतना इफेक्टिव वेल्ड हो रहा है हमारा, एंड इंटू परमिशिबल शियरिंग स्ट्रेस दैट इज 10 kg पर mm स्क्वायर। तो ये जो स्ट्रेंथ आई हमारी, ये 0.7 इंटू 6 यानी कि 0.42 इंटू 10 यानी कि, सो ये है 42 4.2 और ये है 10, तो यानी कि कुछ 42.42 हमारा बनेगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, किसमें, केजी पर एमएम में। अब ये है हमारा इतना वेल्ड केजी पर एमएम में। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर सरकमफ्रेंस से, तो हमें मिल जाएगा तो टोटल फोर्स। तो अब सरकमफ्रेंस कितना है इसका, पाई डी। तो सरकमफ्रेंस इसका क्या है, पाई डी, यानी कि 100 पाई। सो हमारा जो ट्विस्टिंग मोमेंट बनेगा वो वो बनेगा 42.42। ये है केजी पर एमएम इंटू सरकमफ्रेंस दैट इज 100 mm, एंड इंटू, अब यहाँ असेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो ये फोर्स यहाँ है और ये डी बाई टू, तो इतना ट्विस्टिंग मोमेंट चाहिए। तो डी हमारा कितना है, 100/2। तो ये बन गया हमारा 21
यहाँ पर पाई आएगा, ये आएगा हमारा केजी एमएम में, मीटर में इसको करेंगे तो ये 21 वाला फैक्टर दिख रहा है, यानी कि 212 पाए केजी मीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या है, सी, 212 पाए केजी मीटर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ माइल्ड स्टील फ्लैट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 84 tons is connected to a gusset plate using rivets. If the force is required to shear a single rivet, to crush the rivet and to tear the plate per pitch length are 5000 kg, 8000 kg and 6000 kg respectively, the number of rivets required is। तो यहां पर हमें दे रखा है कि हमारा कनेक्शन फेल तीन फोर्सेस की वजह से हो सकता है। पहला है कि फोर्सेस रिक्वायर्ड टू शेयर अ सिंगल रिवेट, अगर हमारा रिवेट शेयर में फेल हो जाए, उसका जो फोर्स है वो है 5000। रिवेट हमारा क्रश हो गया, उसका है 8000, और प्लेट टीयर हो गई, वो है हमारा 6000। तो जो भी इसमें से हमारा मिनिमम होगा हम उसमें मानेंगे कि हमारा कनेक्शन फेल हो गया। तो इसका मिनिमम क्या है, 5000 है। अब 5000 है और हमारा टेंसाइल फोर्स जो हमने झेलनी है वो है हमारी 84 टन। तो 84 टन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5000। सो ये हमारे पास आ गया 5, और ये हमारा इक्वल हो गया 1 एंड देन 34 6.8, यानी कि अप्रोक्स 17। तो आंसर है इसका डी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज द। फिलेट वेल्ड में सबसे वीकेस्ट सेक्शन क्या होता है, तो हम उसी की कैलकुलेशन भी हम उसी की करते हैं। तो फिलेट वेल्ड हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें से हम जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो ये होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रोट। तो इसका आंसर क्या है, थ्रोट ऑफ द फिलेट। ये क्योंकि मिनिमम सेक्शन है तो इसलिए ये क्या है, हमारा वीकेस्ट सेक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइन इज नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द इंपैक्ट एंड फटीग। ये है हमारे चार ऑप्शन, सिंपल डिजाइन, सेमी रिजिड डिजाइन, रिजिड डिजाइन, प्लास्टिक डिजाइन। फटीग और इंपैक्ट के लिए कौन सा हमारा डिजाइन ठीक नहीं है। सो इसका आंसर है हमारा प्लास्टिक डिजाइन। अब प्लास्टिक डिजाइन कैसे है, तो सिंपल डिजाइन जो होता है वो अकेला हमारा क्या लेगा, शेयर रेजिस्ट करेगा। सेमी रिजिड में हमारा क्या होगा, वो थोड़ा सा मोमेंट भी लेगा और शेयर भी लेगा। रिजिड में वो पूरा ही मोमेंट और शेयर लेगा। और प्लास्टिक डिजाइन क्या है, ये कंप्लीट मोबिलाइजेशन हो जाएगी हमारे क्रॉस सेक्शन की। बट प्लास्टिक डिजाइन में हम ये फटीग, क्रीप इनको कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन होगा प्लास्टिक डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion in structural bearing type joints each connection is assumed to transmit its proportional share of the applied load. Reason, applied load passes through the centroid of the connector group. तो अगर हम पहली स्टेटमेंट के आगे बिकॉज लगा देंगे, तो अगर हम देखें जैसे इन स्ट्रक्चरल बेयरिंग टाइप ईच कनेक्शन इज एज्यूम टू ट्रांसमिट इट्स प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द अप्लाइड लोड, बिकॉज क्योंकि अप्लाइड लोड पासिस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द कनेक्टर ग्रुप। अप्लाइड लोड सेंट्रोइड से पास कर रहा है, तो इसलिए जितने भी हमारे कनेक्शन है उनमें इक्वली लोड ट्रांसफर करेगा। तो हम कहेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर एसेंट्रिक होता तो फिर मोमेंट अराइज हो जाता, और मोमेंट अराइज होता तो फिर कुछ जॉइंट्स हमारे ज्यादा लोड लेते और कुछ हमारे कम लेते। क्योंकि सेंट्रोइड से पास कर रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइडेड बाय। अगर हमें हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अपर यील्ड पॉइंट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोल्ड वर्किंग करेंगे, क्योंकि उसमें जो लोड हम लगाते हैं
वो यील्ड पॉइंट से हमारा ज्यादा लगाते हैं, तो हमें वहां पर अपर यील्ड पॉइंट नहीं मिलता। बेसिकली हम इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड लगाते हैं तो उसमें हमारा ये ओमिट हो जाता है अपर यील्ड पॉइंट। तो इसका ऑप्शन हमारा है करेक्ट, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द डिजाइन ऑफ फ्रेम्ड कनेक्शन द रिवेट और बोल्ट कनेक्टिंग द वेब ऑफ द बीम विद कनेक्टिंग एंगल आर सब्जेक्टेड टू। ऑप्शंस है सिंगल शेयरिंग एंड bearing ऑन द वेब, डबल शेयरिंग एंड bearing ऑन द वेब, डबल शेयरिंग एंड नो bearing ऑन द वेब, नो शेयरिंग बट ओनली bearing ऑन द वेब। तो बेसिकली क्या है कि हमने एक बीम को दूसरे बीम के वेब से कनेक्ट किया है थ्रू एंगल्स, तो होगा क्या, एंगल से कनेक्ट किया है तो दोनों साइड एंगल आएंगे, तो यानी कि डबल शेयरिंग, सो डबल शेयरिंग एंड ऑल्सो bearing ऑन द वेब। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है हमारा बी। सो बेसिकली ये हमारा लेट्स से एक आई बीम है और एक हमारा यहाँ पर आई बीम कुछ ऐसा है, ये उसका वेब दिख रहा है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक एंगल से जिसमें ये इधर इसके वेब से कनेक्ट है और यहाँ पर इसके वेब से कनेक्ट है, तो ये हमारा क्या है, दैट इज कनेक्टिंग एंगल। एक इधर है एक दूसरी साइड होगा तो हमारा क्या है, ये डबल शेयरिंग। साथ में क्या आएगी, इस वेब की बेयरिंग भी होगी, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या है हमारा बी, दैट इज डबल शेयरिंग एंड बेयरिंग ऑन द वेब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज। अब यहां पर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात नहीं करिए, यहां बात करिए इफेक्टिव लेंथ की। सो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा कि कितनी लेंथ पे हमने वेल्ड किया, सो दैट इज टोटल लेंथ। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वो क्या होगा हमारा टोटल लेंथ। अब इफेक्टिव है तो उससे कुछ कम होगी, तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स द वेल्ड साइज उसमें माइनस कर दिया। अब ये है हमारी इफेक्टिव लेंथ। अब ये जो इफेक्टिव लेंथ है ये हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए 4 टाइम्स द वेल्ड साइज। ये इससे ज्यादा ही होनी चाहिए 4 टाइम्स दी वेल्ड साइज से। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है बी, दैट इज टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स द वेल्ड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है टू इंसर्ट अ 28 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट 29.5 mm रिवेट होल इज मेड। सेकंड है प्रोविजन इज मेड टू अलाउ द टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ द बोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर हम पहले देखें तो हमने पढ़ा है कि 25 mm से ज्यादा होगा तो +2 होगा, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 1.5 mm का एडिशन हुआ है फॉर डाया ऑफ होल, जो कि गलत है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड है कि प्रोविजन इज मेड टू अलाउ द टेम्परेचर एक्सपेंशन, तो ये उसके लिए नहीं करते, ये हम ईज ऑफ अलाइनमेंट के लिए करते हैं, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, तो यानी कि ऑप्शन हुआ डी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ डायमंड रिवेटिंग फॉर अ प्लेट ऑफ विड्थ बी एंड रिवेट डी द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इज गिवन बाय। सो अब ये क्या है, पहले तो यहां पर लिखा है डायमंड रिवेटिंग, ये क्या होता है। अब लेट से ये हमारी कोई प्लेट है जिससे कोई मेंबर कनेक्ट हो रहा है और उसके लिए हमने रिवेट्स दिए हैं। तो डायमंड क्या है कि फर्स्ट लेयर में हमारे 4 हैं, सेकंड में हमारे 3 हैं, फिर हमारे 2 हैं, फिर हमारे 1 हैं। अब यहाँ पर सबसे क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, जहां पर हमारा सिर्फ एक बोल्ट है। अब एक बोल्ट है ये वाला, अब इसकी अगर हम स्ट्रेंथ निकालें तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या आएगी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमारी आएगी बी। बी क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट, और इसका डाया डाया है हमारा डी। सो ये कुछ हो गया हमारा बी माइनस डी इंटू टी, ये एरिया आ गया नेट, एंड देन सिग्मा ए टी, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आई। अब ऐसे ही हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हमारी क्या है, सिग्मा ए टी है। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो होगी हमारी एफिशिएंसी,
सो एफिशिएंसी क्या होगा, बी माइनस टी इंटू टी सिग्मा ए टी डिवाइडेड बाय, ये स्ट्रेंथ है हमारी बी इंटू टी, बी इंटू टी, सो बी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, तो सिग्मा ए टी से सिग्मा ए टी कैंसिल, टी से टी, तो बी माइनस टी बाई बी हमारा आंसर हो गया, यानी कि यहां पर हमारा ऑप्शन बना ए। सो एफिशिएंसी ऑफ रिवेट क्या हुआ हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट रिवेट जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ये रिवेट की स्ट्रेंथ नहीं है, रिवेट जॉइंट की स्ट्रेंथ है, प्लेट के साथ रिवेट कनेक्ट होने के बाद प्लेट की क्या स्ट्रेंथ है, वो बेसिकली रिवेट जॉइंट है। और सॉलिड जॉइंट जब कोई उसमें होल नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो वो हमारी सॉलिड जॉइंट है। तो ये हमारा एफिशिएंसी ऑफ रिवेट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर टू प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस फुल स्ट्रेंथ of fillet weld can be ensured if its maximum size for square edge is limited to। बेसिकली हमने दो प्लेट्स को जोड़ना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिलेट वेल्ड की क्या होगी, या वो कैसे अचीव होगी, तो उसके लिए मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए। सो फुल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड अचीव कराने के लिए मैक्सिमम साइज फिलेट वेल्ड का क्या होना चाहिए। तो उसमें हमारा क्या होगा कि जो भी हमारी थिन प्लेट है उसका 1.5 उसमें से माइनस कर दें, तो वो हमारा होगा वेल्ड साइज। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, द मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1.5 mm फ्रॉम द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। अब क्योंकि यहाँ इक्वल थिकनेस है तो इसलिए 1.5 mm लेस देन द थिकनेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ इन shearing the rivet is n times the shear strength of one rivet in single shear where n is equal to। so let's say जो हमारा P है वो क्या है, P है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। अब उसने बोला है कि इन डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, तो इसकी कितनी होगी, तो ये लेट से P डैश है, तो डबल रिवेटेड है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डबल कवर है यानी कि 2 टाइम्स इनटू स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, यानी कि ये हो गया हमारा 4 टाइम्स। तो यानी कि इसका ऑप्शन है हमारा डी, दैट इज 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वेल्डेड फिलेट जॉइंट ऑफ द लेंथ L कैन बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड ऑफ Fs इज द फिलेट साइज एंड PSS इज द परमिसिबल शियर स्ट्रेस। सो इसका ऑप्शन है हमारा सी। अब सी कैसे है, यहां पर है फिलेट साइज, फिलेट साइज से हम इफेक्टिव साइज निकालेंगे जिसके लिए हमें 0.7 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो 0.7 इंटू एफ हो जाएगा। अब इंटू क्या करेंगे, हम लेंथ करेंगे, टोटल फिलेट वेल्ड कितना होगा एंड इसका परमिसिबल जो भी हमारा शियर स्ट्रेस है PSS, तो ये हमारा बनेगा मैक्सिमम लोड वो कितना झेल सकता है, तो यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 है यूज एंड लिस्ट 2 है हमारा टाइप ऑफ वेल्ड। सो लिस्ट 1 है स्ट्रक्चरल मेंबर्स ज्वाइनिंग टू सरफेसेस, अ होल इज मेड इन वन ऑफ एंड प्रेशर इज अप्लाइड। लिस्ट 2 है स्लोट वेल्ड सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन, seam weld approximately at right angle to each other। थर्ड है fillet weld the components and welding is done around the periphery of the hole। फोर्थ है हमारा plug weld continuously and फिफ्थ है हमारा butt weld। सो सबसे पहले हम देखें अगर स्लोट वेल्ड है सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन, तो स्लोट वेल्ड में क्या होता है, हम एक होल मेड करते हैं
तो होल इज मेड इन वन ऑफ स्लॉट वेल्ड, तो इसका ऑप्शन है हमारा 1। इसका ऑप्शन हो गया हमारा 1। नेक्स्ट अगर हम देखिए स्ट्रक्चरल मेंबर, तो स्ट्रक्चरल मेंबर पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम स्ट्रक्चरल मेंबर में फिलेट वेल्ड भी कर सकते हैं, बट यहां लिखा है कि फिलेट वेल्ड द कंपोनेंट्स एंड वेल्डिंग इज डन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ होल। सो होल स्ट्रक्चरल मेंबर ये ठीक से बैठ नहीं रहा। तो दूसरा हमारे पास बैठता है जो हम यूज करते हैं वो है बट वेल्ड। तो यानी स्ट्रक्चरल मेंबर में हमारा क्या आएगा? बट वेल्ड। तो यानी कि इसका ऑप्शन आ गया 5। अब ज्वाइनिंग टू सरफेसेस, दो सरफेसेस को अगर ज्वाइन करना है तो वही जो फिलेट वेल्ड वाला है वो हम कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा प्रेशर इज अप्लाइड। प्रेशर जहां हमें अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है वो हमारा होगा सीम वेल्ड। तो इसका हमारा हो गया 2। तो जो हमारा ऑप्शन बना वो बना 4-3-1-2, 5-3-1-2। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, 5-3-1-2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वेल्डिंग डिटेल इज शोन इन द फिगर। अब ये कुछ वेल्डिंग डिटेल शो की गई है जिसमें हमारा ये दिखाया है कि ये हमारा 8 mm वेल्ड है और ये हमारे 10 mm वेल्ड है। तो हमें वेल्डिंग नोटेशन बतानी है। तो अगर हम देखें तो ये एरो साइड दिखाई है, यानी कि एरो साइड ये है। एरो साइड में यहाँ पर 10 mm वेल्ड है, तो एरो साइड की तरफ 10 mm वेल्ड। अब 10 mm वेल्ड पर सबसे पहला 75 का वेल्ड है और 100 का कोई वेल्ड रीजन नहीं है, तो उसको ब्रैकेट में डाला। अब अवे अवे ये वाली जो साइड दी है अवे फ्रॉम दी एरो वो ये है। अब इसमें सबसे पहले 80 mm का कोई वेल्ड वाला पोर्शन नहीं है, फिर 75 mm का वेल्ड है एंड देन 100 mm का कोई वेल्ड वाला रीजन नहीं है। तो यानी कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट हुआ वो ए ही हुआ। तो ये था इसका आंसर। इसमें की पॉइंट एक ही है कि ये हमारा जो एरो है, तो एरो वाली साइड जो हम शो कर रहे हैं उसका हम वेल्ड यहां पर देंगे और अवे फ्रॉम द वेल्ड का हम ऊपर देंगे। तो यहां पर एरो का जो डायरेक्शन थी उसके हिसाब से हमारा यहां पर 10 आया और यहां पर 8 आया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 20 क्या है? A structural member carrying a pull of 700 kilonewton is connected to a gusset plate using rivets. तो पुल कितने का है? 700 किलोन्यूटन का। Required to shear the rivet, crush the rivet and tear the plate per pitch length are respectively 60 kilonewton, 35 kilonewton and 70 kilonewton. Then number of rivet required will be. सो 700 किलोन्यूटन का पुल है और इसमें से मिनिमम जो होगा वो हमारा 35 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमें दे देगा 20 रिवेट्स। तो आंसर करेक्ट है इसका 20। अब हम आगे चलते हैं। 21 When a mild steel bar is tested in tension, the stress drop down from upper yield point to lower yield point without elongation. The boundaries of grains of mild steel are composed of brittle material. तो अब ये कह रहा है कि जब हम टेंशन में माइल्ड स्टील बार को टेस्ट करते हैं तो अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट जब जाता है विदाउट एनी एलोंगेशन, बिकॉज बाउंड्रीज ऑफ ग्रेन्स ऑफ माइल्ड स्टील आर कंपोज्ड ऑफ ब्रिटल मटेरियल। अब होता क्या है कि जब हम टेंशन दे रहे हैं हमारे बार को अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट, ग्रेन्स का डिसलोकेशन होता है जिससे स्ट्रेस कम हो जाता है और कोई एलोंगेशन नहीं होती। सो बेसिकली वो एक छोटा सा टेम्परेरी फेस है। तो उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो पूरा ही कंपोज्ड ऑफ ब्रिटल मटेरियल है, बट वो कुछ टाइम के लिए हमारा मेंबर ब्रिटल बन जाता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं होता बट इनडायरेक्टली ड्यू टू द ग्रेन लोकेशन वो कुछ टाइम के लिए ब्रिटल मटेरियल बन जाता है। तो इसलिए हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22, each bolt shown in the figure is capable of resisting a shear force of 20 kilonewton and tension of 15 kilonewton. The interaction equation between the forces is। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये यहां पर कोई P फोर्स लग रही है, एसेंट्रिसिटी 100 की है और यहाँ पर बोल्टिंग हो रखी है। और ये बोल्टिंग का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पर हमारे 4 बोल्ट हैं और ये हमारा कोई ब्रैकेट है जिस पर P लोड लगा हुआ है। तो सिचुएशन अभी हमारी कुछ ऐसी है। अब अगर इसमें हम देखें, डायरेक्ट शियर की बात करें, अगर V की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा P/4 होगा। और अब अगर हम बात करें ड्यू टू दी एसेंट्रिसिटी, जब ये मोमेंट इंट्रोड्यूस करेगा तो हमारे जो यहाँ के बोल्ट होंगे वो कंप्रेशन में जाएंगे और यहाँ के बोल्ट उखड़ेंगे, यानी कि ये हमारे टेंशन में जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर इसका सेंट्रोइड देखें इन रिवेट्स का, तो ये डिस्टेंस 100 है, ये भी डिस्टेंस 100 है, तो ये डिस्टेंस 50 हुआ, 50 हुआ। तो अगर मुझे टेंशन निकालनी है अपर बोल्ट में इधर, तो वो हम यूज कर सकते हैं P इंटू ई इंटू आर बाय समेशन ऑफ आर स्क्वायर। जहां पर ये डिस्टेंस 50 है तो R 50 हो गया और P इंटू ई हमारा 100 है, R हमारा 50 है। अब समेशन ऑफ आर स्क्वायर, तो चारों बोल्ट का हमारा 50 स्क्वायर हो गया। तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर हमारा 2500 हो गया, 5000, 75,000 एंड देन 10,000। तो ये डिनोमिनेटर हमारा 10,000 आया और ऊपर हमारा 5,000 है, यानी कि P/2। तो जो सेकंड फोर्स आई वो हमारी P/2 आई टेंशन की। अब इंटरेक्शन इक्वेशन लिखनी है। सो इंटरेक्शन इक्वेशन क्या होगी, जो भी फोर्स आ रही है डिवाइडेड बाय VA प्लस T/TA एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1.4। अब यहां पर V हमें 20 दिया हुआ है, 20/VA ये हमारा कैपेसिटी है, तो ये VA है। तो VA हमें 20 दिया है और V हमने निकाला है अभी P/4। तो एक केस में P/4 और TA कितना है, टेंशन हमारा 15 है, तो 15 इंटू T/2 एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1.4। तो नीचे आया P/80 और यहाँ आया P/30 एंड इट विल बी लेस देन 1.4। तो P/80 प्लस P/30 एंड इट विल बी इक्वल टू 1.4 यानी कि C। तो हमारा यहाँ पर आंसर हुआ C। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट अंडर विंड लोड कंडीशन एज पर IS 800 कैन बी एक्सीडेड बाय अबाउट 25%। तो ये कोड में लिखा है, 23 रह गया था। ये क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिन कनेक्शन। मोमेंट एट पिन कनेक्शन इज 0, ओनली वन पिन इज यूज्ड इन अ कनेक्शन, secondary stresses do not occur, they are rigid, which of these are the advantages of pin connection। तो इसमें फोर्थ तो सीधा ही रूल आउट होगी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं पिन कनेक्शन, रिजिड नहीं होते क्योंकि वो मोमेंट नहीं टेक कर सकते। तो फर्स्ट ट्रू है, पिन वन यूज इन कनेक्शन एंड सेकेंडरी स्ट्रेसेस डू नॉट अकर। तो इसका ऑप्शन है C 1, 2 एंड 3। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवेटेड जॉइंट शोन इन द गिवन फिगर इज करेक्ट। सो ये कोई दो एक कनेक्शन है, रिवेट कनेक्शन, और जिस पर एक्शियल लोड लगा है। तो इन एक्शियल थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी, रिवेट कैरी इक्वल फोर्सेस। इन प्लास्टिक थ्योरी ऑल रिवेट्स कैरी इक्वल फोर्सेस। बोथ इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक थ्योरी ऑल रिवेट कैरी इक्वल फोर्सेस। In plastic theory, the outer rivet A and D carry greater proportion of load। तो अगर इसमें देखें तो हमने अभी पढ़ा था पहले भी कि प्लास्टिक थ्योरी में रिवेट्स A, B, C, D क्योंकि वो फेलियर कंडीशन के पास होते हैं तो वो कैरी करेंगे इक्वल फोर्सेस। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, B।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन centrically loaded bearing type connection, PDX and PDY are the components of direct load. PTX and PTY are the components of torsional load. The maximum load on any connector is given by. So इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा PDX प्लस PTX का होल स्क्वायर प्लस PDY प्लस PTY का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यानी कि इसका ऑप्शन है हमारा ए। यही हमारा क्या बनेगा, वर्स्ट केस बनेगा जिसमें हमें मैक्सिमम लोड मिलेगा किसी कनेक्टर में। ये हमारे 4 लोड जॉइंट्स है। तो अगर मैं इस जॉइंट पे बात करूं तो जब PDX यहां होगा और PTX इधर लगा होगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और यहां पर PDY लगा होगा और PTY लगा होगा। तो ये जो केस बनेगा, यही इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, यही हमारा क्या होगा, वर्स्ट केस होगा फॉर असेंट्रिक लोडिंग बेरिंग टाइप कनेक्शन। अब नेक्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन फिलेट वेल्ड मटेरियल। सो सबसे कमजोर सेक्शन फिलेट वेल्ड का थ्रोट होता है और थ्रोट फेल हो जाएगा हमारा शियर में। तो इसका ऑप्शन है हमारा 27 का बी। नेक्स्ट है हमारा लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट असेंट्रिक फॉर। सो जो हमारा डबल कवर बट जॉइंट होता है उसमें दोनों साइड कवर प्लेट आती है, तो इसलिए एसेंट्रिसिटी उसकी दूर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डबल कवर बट जॉइंट। अब हम सोल्व करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 29। टू स्टील प्लेट ईच ऑफ 12 mm thickness are connected by double cover butt joint by rivets shown in the given figure. If the rivet diameter is 22 mm with rivet force value of 53150 Newton and permissible stress in the tension of the plate is 142 Newton per mm square, which one of the following section is the most critical section? तो अब इसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने क्रिटिकल सेक्शन फाइंड करना है। अब क्रिटिकल सेक्शन फाइंड होगा एक रिवेट जॉइंट का फॉर्मूला से, और फॉर्मूला क्या है कि जो थिकनेस है माइनस जो उसका ग्रोस होल का डाया होगा वो, एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका हम सिग्मा 80 के साथ, जो ये दिया हुआ है परमिसिबल स्ट्रेस इन द टेंशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ग्रोस डाया ऑफ होल। अब ये दे रखा है हमें 22 mm, यानी कि 22 प्लस 1.5 कर देंगे क्योंकि 25 mm से कम है, तो ये आ जाएगा हमारा 23.5 mm। अब हम निकालते हैं सबसे पहले 1 सेक्शन को कंसीडर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट ऑफ सेक्शन 1 अब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि क्या होगा 30 सेंटीमीटर, इसको mm में कर लिया, माइनस 23.5 ग्रोस डाया ऑफ होल इनटू थिकनेस, जो कि क्या है हमारी 12 mm। अब ये आ गया एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस 142 के साथ, जो कि क्या है अलाउबल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन। ये आ गया हमारे पास 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 471.156 किलोन्यूटन। अब ये स्टोरी थी हमारी सेक्शन 1 की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन 22। अब 22 में क्या बदलेगा, 22 में जब हम देखेंगे तो 1 को कंसिडर करेंगे। अब यहां पर क्या था, हमारे पास सिर्फ एक बोल्ट था। अब 22 में आप कहोगे 2 बोल्ट है, लेकिन 2 नहीं है 3 बोल्ट है, जिसमें एक सिंगल बोल्ट ये ट्राइंगल बन रहा है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें इस सेक्शन को कंसिडर करेंगे, लेकिन ये बोल्ट भी तो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ देगा, तो इस चीज को हमने कंसिडर करना है यहां पर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा हमारा सेम 300 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 23.5,
इंटू 12 एंड 142, ये तो रहेगा ही, प्लस ये पूरी स्ट्रेंथ देगा ये वाला बोल्ट। तो आर वी, रिवेट वैल्यू दे रखी है, तो आर वी को हम ऐड करेंगे, दैट इज 53150। अब ये हमारा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में था, ये एमएम स्क्वायर में, ये टोटल हमारा क्या आ रहा है, न्यूटन में आएगा। और फिर इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके ये आता है हमारा वैल्यू 484.262 न्यूटन, किलो न्यूटन। अब ऐसे ही हम सेक्शन 3.3 को कंसिडर करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन 3.3। अब 3.3 में क्या होगा, अगर हम 3.3 को देखें तो 3.3 ये है। अब इसमें ये तीन तो अपनी पूरी शो कर रहे हैं स्ट्रेंथ, ये जो तीन हमारे बोल्ट हैं, और ये वाले हमारे, ये जो फॉर्मूला आएगा प्लेट का ये शो करेंगे, तो ये तो तीन पूरी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, और इस पर हम फाइंड ही कर रहे हैं, तो इसमें हम प्लेट को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहीं पर ये हमारे यहाँ बनेगा 300। अब तीन बोल्ट हैं तो -3 इंटू 23.5 इंटू 12 इंटू 142 प्लस, अब कितने बोल्ट हैं, तीन बोल्ट हैं, 53150। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 550.518 किलो न्यूटन। यहां से देखिए सबसे लोएस्ट कौन सा है, 1 है, तो यानी कि क्रिटिकल कौन सा होगा हमारा, 1 होगा, यानी कि आंसर क्या है इसका, ए है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 30। द ऑर्डर ऑफ एलोंगेशन विच अ स्पेसिमेन ऑफ माइल्ड स्टील अंडरगोस बिफोर फ्रैक्चर इज। तो इसका ऑप्शन है हमारा 10%। द ऑर्डर ऑफ एलोंगेशन जो रहता है वो रहता है हमारा 10%। ये सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 31 पे आते हैं। अब लिस्ट 1 है हमारा फेलियर मोड और लिस्ट 2 है रीजन। लिस्ट 1 में क्या है, shear फेलियर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। लिस्ट 2 क्या है, insufficient edge distance and strength of plate is less than that of the rivet। अब A B C D हमें बताना है कौन सा होगा। अब यहां हम समझते हैं सेकंड केस, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज लेस देन दैट ऑफ द रिवेट, मतलब रिवेट स्ट्रॉन्ग है, प्लेट ही बहुत ज्यादा वीक है। प्लेट अगर बहुत ज्यादा वीक होगी तो रिवेट क्या करेगा, उसको फाड़ कर फेंक देगा, प्लेट को फाड़ेगा, यानी कि टीयरिंग होगी। तो टीयरिंग फेलियर इन प्लेट may occur when strength of plate is less than that of the rivet। तो यहां से हमारे पास आता है कि जो टीयरिंग फेलियर होगा वो हमारा आएगा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की वजह से। अब नेक्स्ट जो फेलियर है हमारे, इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस। अब उससे शेयर फेलियर भी हो सकता है, बियरिंग फेलियर भी हो सकता है, और स्प्लिटिंग फेलियर भी हो सकता है, कि रिवेट जो है हमारा वो बहुत ज्यादा एज पर है। एज पर है तो एज डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, एज डिस्टेंस कम है तो वो शेयर में फेल हो सकता है, बियरिंग में भी फेल हो सकता है, और स्प्लिटिंग में भी फेल हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है 1। ए बी डी का 1 है। और लेकिन टीयरिंग कैसे पॉसिबल है, टीयरिंग सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे प्लेट ही इतनी कमजोर है कि वो फट गई, तो यानी कि उसका हमारा क्या है, 2। तो ये था हमारा 31st क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ वेल्ड टाइप। तो बट वेल्ड होता है, प्लग वेल्ड होता है, जिगजैग और लैब। तो बट वेल्ड भी होता है, प्लग भी, और जिगजैग भी हम ऐसे वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन लैब तो जॉइंट होता है। लैब क्या है, एक ये है एक ये है, और इसमें हम यहाँ पर इनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो लैप होता है, तो वो कोई वेल्ड नहीं है, तो इसलिए हम उसको जाएंगे, वेल्ड कौन सा नहीं है, लैप नहीं है। 33rd क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज टर्म्ड एज। तो यहां पर टेम्पलेट कोई टर्म नहीं होता, जो बेस प्लेट होता है, बेस प्लेट कॉलम्स के लिए है, या कोई कॉलम खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए बेस प्लेट है, लोड ट्रांसफर करने के लिए सॉइल में। अब बचता क्या है, दो और दो मेंबर को कनेक्ट करती है हमारी गसेट प्लेट, तो ऑप्शन हुआ सी। और शू प्लेट, शू प्लेट हमारा किसी सपोर्ट्स में यूज होता है, जैसे पाइप है,
पाइप के नीचे शू लगा हुआ है तो उसकी प्लेट। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हमारा क्या है, गसेट प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिवेटेड जॉइंट फेलियर विल अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस। तो shear failure of rivet, bearing failure of rivet, tearing failure of rivet, minimum load value of shearing, bearing और tearing failure। तो failure will occur due to which one of the failure, मतलब होता तो तीनों की वजह से है, बट जो सा मिनिमम होगा उसकी वजह से पहले आएगा। तो हम कहेंगे कि मिनिमम लोड वैल्यू ऑफ शेयरिंग, बियरिंग और टीयरिंग फेलियर। शेयर फेलियर वही है कि फोर्स झेल नहीं पाया हमारा रिवेट। बियरिंग फेलियर भी यही है कि मोमेंट झेल नहीं पाया। और टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है कि प्लेट ही इतनी कमजोर है कि वही रिवेट्स को ही नहीं झेल पाई, रिवेट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये था हमारा 34th। अब देखते हैं हम 35th क्वेश्चन। द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड इज गिवन बिलो। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमारा स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन, ये हमारा कोई कर्व बन रहा है, ए बी सी डी पॉइंट है। द डायग्राम रिप्रेजेंट एवरेज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। द डायग्राम रिप्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ए रिप्रेजेंट अपर यील्ड पॉइंट, बी रिप्रेजेंट लोअर यील्ड पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये जो कर्व है ये हमारा क्या है, इंजीनियरिंग कर्व है। और इंजीनियरिंग कर्व में क्या करते हैं हम, P बाय ए, जो ए है वो हम एवरेज एरिया लेते हैं, तो इसलिए इसको हम एवरेज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। 1 करेक्ट है। और फिर ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, तो 3 4 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन है इसका हो गया हमारा डी। ऐसे ही एक हमारा क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जिसमें हम ट्रू स्ट्रेन लेते हैं। और ट्रू स्ट्रेन क्या होता है हमारा, एल एन ऑफ एल एफ बाय एल ओ। उसमें बेसिकली ये जो एरिया है ये इंस्टेंटेनियस एरिया होता है। तो ये था हमारा 35th क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे 36th क्वेश्चन पे। When the effect of wind or earthquake load is considered in the design of rivet and bolts for steel structure, by what percentage the permissible stress may be exceeded? इसका आंसर है 25%। As per IS 800 1984, in case of wind or earthquake load, allowable stress can be increased by 25% in design of rivet and bolt for steel structures। तो ये है लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37। A 6 mm thick mild steel plate is connected to an 8 mm thick plate by 16 mm dia shop rivets. What is the number of rivet required to carry an 80 kilonewton load? तो इसमें देखें अगर हम, तो ये हमारा एक रिवेट है। अब इसमें लिखा है कि ये कैसा है, शॉप रिवेट है। तो शॉप रिवेट में अगर हम परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करें, तो शीयरिंग में हमारा है वैल्यू 100 MPa और बियरिंग में हमारी वैल्यू है 300 MPa। अब शीयरिंग में क्या होगा, ये MPa है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब शीयरिंग में हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे और बियरिंग में हम ये लेंथ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ग्रोस डाया, क्योंकि 16 mm है तो 16 + 1.5 दैट इज 17.5 mm। अब बियरिंग में बात करते हैं, तो बियरिंग में हम क्या लेंगे, डायमीटर इंटू थिकनेस, सो d इंटू टी इंटू टाउ बी। तो यहां पर d कितना है हमारा 17.5 d एंड t, और थिकनेस हमारी कितनी है 6 इंटू 6 एंड बियरिंग है स्ट्रेंथ हमारी 300। तो ये वैल्यू आती है 31.5 किलोन्यूटन। ऐसे ही हम शेयरिंग में देख सकते हैं। अगर हम शेयरिंग में देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे पाई बाय 4 इंटू 17.5 का स्क्वायर
एंड इंटू 100, ये वैल्यू आती है 24.05 किलो न्यूटन। अब यहां से हम निकाल लेंगे हमारी रिवेट वैल्यू बीयरिंग और शेयरिंग के लिए। तो रिवेट वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कि 24.05। अब 80 किलो न्यूटन का लोड है, तो 80 डिवाइडेड बाय 24.5, जो कि वैल्यू आएगी हमारी कुछ 3.33, यानी कि 4 रिवेट। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4 रिवेट। तो इस तरह से हमने ये हमारा क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रोस एरिया ऑफ रिवेट इज टेकन एज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रिवेट होल। The diameter, the distance between the centers of the rivet should not be less than the 2.5 times the gross diameter of the rivet. In no case shall fewer than 2 bolts or rivets be used for attaching the lug angle to the gusset. Which of the following statements are correct? अब फर्स्ट तो ट्रू है, जो ग्रोस एरिया ऑफ रिवेट होता है वही क्या होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल होता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट, दो रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2.5 टाइम्स ग्रोस डाया, ग्रोस डाया की जगह यहां पर क्या होगा नॉमिनल डाया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, इन नो केस शेल फ्यूअर देन 2 बोल्ट्स और रिवेट्स बी यूज्ड फॉर अटैचिंग द लग एंगल टू द गसेट। अगर हम 2 से कम यूज करेंगे तो उसमें रोटेशन आने लगेगी, तो रोटेशन को परमिट करने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इन नो केस शेल फ्यूअर देन 2 बोल्ट्स और रिवेट्स बी यूज, तो ये करेक्ट है। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल रिवेट इन द जॉइंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो। सो इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर ये लोड कुछ ऐसा लगा हुआ है, और इसका अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखें तो ये सीधा 3 पर जा रहा है, तो यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स जो हमें दिखेगी वो इस पॉइंट 3 में दिखेगी, तो यानी कि इसका आंसर है नंबर 3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स V एंड टेंशन T। The capacity of the bolt in resisting shear and tension respectively are V naught and T naught. Which one of the following diagram represent interaction relation? तो जो हमारा इंटरेक्शन रिलेशन है वो है कि V by V नोट प्लस T by T नोट हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.4। तो अगर इस बिहार पे देखें तो इसका आंसर क्या बनता है डी। सो सबसे पहले देखते हैं इस फोर्स को, तो ये फोर्स क्या कर रही है क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इन बोल्ट्स पर जनरेट होगा, तो ये ऐसे डाउनवर्ड करेगा तो ये अप, सो बेसिकली ये डाउन होगा, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। अब सिमिलरली ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रही है, तो अब फिर इनमें फोर्सेस कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देख रहे हैं कि हर रिवेट पे क्या हो रहा है मोमेंट, जो फोर्सेस है वो ऐड हो रही है, तो जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो P इंटू 100 का हो रहा है प्लस P इंटू 100, तो ये टोटल हमारा क्या है मोमेंट इतना जनरेट हो रहा है। अब हमें फोर्स निकालनी है, डायरेक्ट शीयर की वजह से 0 है, तो फोर्स आएगी ड्यू टू एसेंट्रिसिटी, और उसका फॉर्मूला क्या है P इंटू ई आर बाय समेशन ऑफ आर स्क्वायर। अब ये सेंट्रोइड है और यहां से ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये 30 है और ये 40 है, तो यानी कि ये हो गया हमारा 50। तो अब हम सोल्व कर लेंगे, तो P है हमने कैलकुलेट P इंटू 100 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, अब कितने हैं ये आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू आर स्क्वायर 50 स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास 200p डिवाइडेड बाय 4 इंटू 50, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसका आंसर आएगा P।
अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Deflection of a beam with bolted connection is greater than that of the beam with riveted connection. Bolted connection allow greater slip between components than the riveted connection. तो ये ट्रू है, इसका आंसर है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो जो रिवेट्स होते हैं वो हमारे डिफ्लेक्शन है जो है कम होती है, इसीलिए हम बोल्टेड कनेक्शन में भी हम क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट को यूज करते हैं ताकि स्लिप कंडीशन कम हो। बोल्टेड कनेक्शन में क्या होता है, वो ग्रेटर स्लिप प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू द रिवेट कनेक्शन। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यील्ड स्ट्रेस इन पावर ड्रिवन शॉप रिवेट रिलेटिव टू द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील? तो हमसे यील्ड स्ट्रेस का रेशियो पूछा है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट में, वो है हमारा 0.8 एज पर IS 800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 4 बोल्ट शेयर द लोड P एज शोन इन द फिगर बिलो। द shear strength of bolt is 30 kilonewton and tension strength of the bolt is 40 kilonewton. Which one of the following is the value of P? तो इसमें ये P हमारा लग रहा है, तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि ये हमारा होगा P sin 45 और ये हमारा इसका एक कंपोनेंट होगा P cos 45। अब हमें shear strength of bolt दे दिया, यानी कि VA दे दिया 30 किलो न्यूटन और TA दे दिया 40 किलो न्यूटन। अब हमें V और T फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ P, और वो हमने फाइंड कर लिया। अब ये वाला टेंशन होगा और ये क्या प्रोवाइड करेगा, शेयर प्रोवाइड करेगा। तो V क्या हो गया हमारा, P sin 45 बाय 4, 4 वोल्ट है, यहां लिखा है 4 वोल्ट, और T हो गया हमारा P cos 45 बाय 4। अब V आ गया और VA TA पता है हमें, तो V बाय VA प्लस T बाय TA लेस देन इक्वल टू 1.4 हमारा इंटरेक्शन कर्व है, और इसके बेस पे हम यहाँ पर P निकाल लेंगे, और वो P की वैल्यू आती है यहाँ पर 135.76। सो नियरेस्ट ऑप्शन जो हमें दिखता है वो है यहाँ पर 134। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्टील स्ट्रक्चर आर आइडली सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड्स बिकॉज दे हैव हाई टफनेस वैल्यू। अब ये टफनेस वैल्यू कैसे आई, तो जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है उसकी टफनेस ज्यादा होती है। अब हमारा जो माइल्ड स्टील है वो ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू CI कास्ट आयरन। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डक्टाइल है। तो जो स्टील स्ट्रक्चर है वो सुटेबल है इम्पैक्ट लोड के लिए, क्यों? क्योंकि उनकी टफनेस वैल्यू ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ वेल्ड आर यूजुअली टेकन एज, ऑप्शंस है लेस देन दोज ऑफ द पेरेंट बॉडी, इक्वल टू दोज ऑफ द पेरेंट बॉडी, मोर देन दोज ऑफ द पेरेंट बॉडी, एनी डिजायर्ड वैल्यू, एनी डिजायर्ड वैल्यू। तो हम क्या लेंगे, लेस ही लेंगे। द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ वेल्ड आर यूजुअली टेकन एज लेस देन दोज ऑफ द पेरेंट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फॉर अ फिलेट वेल्ड द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय व्हाट? सॉरी, इसमें हम लेस नहीं लेंगे, इसमें हम मोर लेंगे। द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ वेल्ड आर यूजुअली टेकन मोर देन दोज ऑफ द पेरेंट बॉडी। वेल्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए ना, जो पेरेंट जो उस पर अटैच हो रहे हैं, तभी तो वो कनेक्शन बैठेगा। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ना कि ए। अब हम 47 को देखते हैं। 47 है फॉर अ फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंटेज? तो फील्ड रिवेट में हम 10% से रिड्यूस कर देते हैं फॉर परमिसिबल स्ट्रेसेस, ये लिखा है हमारे IS 800 में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टील प्लेट इज 300 mm वाइड एंड 10 mm थिक। अ रिवेट ऑफ नॉमिनल 16 mm इज ड्रिवन इनटू इट, व्हाट इज द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया? तो ये ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर हमने किया है, इसमें हम सिंपल करेंगे कि 300 है mm में, माइनस 16 है यानी कि 16 प्लस 1.5 mm एंड इनटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है 10 mm।
इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारी 2825 mm स्क्वायर, यानी कि हम क्लोजेस्ट वैल्यू पे जा सकते हैं 2830। अगला क्वेश्चन है, what is the safe load P that can be transmitted by the fillet weld shown in the figure below if the safe allowable shear stress in the fillet weld is 108 MPa। तो हमें अलाउबल shear स्ट्रेस दे दिया है फिलेट वेल्ड का 108 MPa है, और फिलेट वेल्ड कुछ ऐसे हो रहा है, तो हमें पहले स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड निकालनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या है, हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस लेते हैं, सो 0.7 इंटू एस, एस क्या है, वेल्ड साइज, वेल्ड साइज दिया ये 6 mm, तो 6 mm का वेल्ड साइज हो गया, ये आ गया हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अब थिकनेस आई है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेंथ के साथ। अब लेंथ क्या है, इसका पेरीमीटर है, तो 60 इंटू 2 प्लस 50, तो 60 प्लस 50 प्लस 60, ये आ गया एल, ये हमारा थिकनेस था टी, ये हो गया एल। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस 108 के साथ, तो 108, तो ये हमें देगा क्या, एक तरह से सेफ लोड किलो न्यूटन में। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 77.1, यानी कि सी। तो इस तरह से हमने 49 क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, व्हेन विंड लोड इज द प्राइमरी लोड, नो इंक्रीज इन द अलाउबल स्ट्रेसेस इज प्रोवाइडेड फॉर इन मेंबर और फास्टनर। सेकेंड ऑप्शन है, ड्यू टू विंड लोड एक्टिंग along the dead load and live load, increase in allowable stress up to 33.33% can be provided for. Due to wind load acting along with dead load, increase in allowable stress of 25% in foundation bolts can be provided for. Which of the following statements are correct? तो इसके लिए हम रेफर कर सकते हैं क्लोज नंबर 3.9.2.1 ऑफ IS 800। अब उसमें देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हम इसमें इंक्रीज करेंगे। सेकंड है कि ड्यू टू विंड लोड, अगर कंबाइंड है हमारे डेड लोड और लाइव लोड के साथ, तो 33% का हम अलाउबल स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे। और अगर विंड लोड हमारा एक्ट कर रहा है डेड लोड के साथ अकेला, तो फिर हम अलाउबल स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे 25% इन फाउंडेशन बोल्ट्स। तो यानी कि ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, तो 50 का हमारा आंसर बनता है 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोल्ट डेजिग्नेटेड एज हेक्स बोल्ट M1670NL विल हैव। अब इसमें देखें तो ये जो 16 है ये क्या है, नॉमिनल डाया है, और ये जो 70 है ये लेंथ ऑफ द बोल्ट है। तो यहां से अगर हम देखें तो 16 इसका क्या हुआ, डाया हुआ, तो 51 का ए। 52, the maximum longitudinal pitch allowed in bolted joints of tension member is। IS 800 के हिसाब से आंसर बनता है 16 टाइम्स द डाया ऑफ द बोल्ट, 16 टाइम्स डी ऑफ बोल्ट, या 200 mm। तो ये हमारा 52। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53। 53, a structural member carrying a pull of 700 kilonewton is connected to a gusset plate using rivet of 20 mm dia. If the pull required for shearing the rivet to crush the rivet and to tear the plate per pitch length are 60 kilonewton, 35 kilonewton and 70 kilonewton, then find the number of the rivet। तो इसमें कुछ नहीं करना, 700 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय इसमें से जो मिनिमम है 35, तो 20 बोल्ट बनते हैं हमारे, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड क्या होगा, हमारा लेंथ की बात कर रहे हैं ना कि थ्रोट थिकनेस की, तो टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स द वेल्ड साइज, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 54 का बी। 55, when the distance between the center of two adjacent rivets connecting the member subjected to either compression or tension exceeds the maximum pitch, then the additional rivets which are not subjected to the calculated stresses are known as। तो इन बोल्ट्स को हम बोलते हैं टैकिंग बोल्ट्स,
तो अभी हमने पढ़ा था कि कितनी मैक्सिमम पिच होनी चाहिए दो कंसेक्यूटिव रिवेट्स के बीच में, एडजेसेंट रिवेट्स के बीच में। तो 12T या 200 था हमारा कंप्रेशन के केस में, और 16T और 200 था हमारा 16D, सॉरी ये D है, टेंशन के केस में। तो जब पिच इनसे एक्सीड कर जाती है तो उन टाइप के जो रिवेट्स हैं उनको हम बोलते हैं टैगिंग रिवेट्स या स्टिच रिवेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच इन अ बोल्टेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस वेयर T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट एंड D इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल पिच पूछी है किस केस में? टेंसाइल केस में। टेंसाइल केस में, सॉरी यहां पर मैं गलत बोल गया, यहां पर 12T है ना कि D है, सॉरी। तो कंप्रेशन के केस में है 12 टाइम्स द थिकनेस ऑफ प्लेट एंड 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ प्लेट। वही यहां पर अब क्या होगा, यही सेम क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल पिच बतानी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। तो 16T है, D नहीं है, 16T है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tie wire 100 mm and 16 mm thick is to be welded to the another plate as shown in the figure using 8 mm fillet weld. If the tensile stresses in the plate is 150 Newton per mm square tensile and shear stress is 110, the minimum overlap required will be. तो अगर हम फिगर में देखें तो वेल्ड कुछ ऐसा हुआ है रेक्टेंगुलर, जिसमें हमें एक डायमेंशन पता है 100 है। सो हमने बेसिकली ये डायमेंशन निकालनी है, लेट से ये L है, तो हमारा क्या हो गया 2L प्लस 200, ये हमारी लेंथ ऑफ वेल्ड हो गई। अब हमने 0.7 इंटू वेल्ड का साइज दिया हुआ है 8 mm, तो 0.7 इंटू 8 इंटू L दैट इज 2L प्लस 200, ये हो गया। इंटू अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड निकालेंगे, तो शियर स्ट्रेस के केस में क्या है 110 और टेंशन के केस में है 150। तो हमारा मिनिमम किस केस में आएगा? शेयर के केस में आएगा अगर हम यहाँ पे 110 करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम पुल आ गया, जितना मैक्सिमम लोड जितना वेल्ड हमारा झेल पाएगा। अब इसको हम इक्वेट करेंगे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के। अब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दे रखा है कि टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये हमारा इक्वेट हो जाएगा 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एरिया दे रखा है 100 इंटू 16। तो इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाल रहे हैं और उसको इक्वेट कर रहे हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आएगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितनी आई, तो 0.7 इंटू वेल्ड का साइज इंटू लेंथ जो पेरीमीटर बना 2L प्लस 200 एंड इंटू जो स्ट्रेंथ है हमारे वेल्ड की 110 एंड इट विल बी इक्वल टू 150 इंटू 100 इंटू 16। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि L की वैल्यू मिल जाएगी, और L की वैल्यू अराउंड 95 आती है, यानी कि 100। तो इसका ऑप्शन है सी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू प्लेट ऑफ इक्वल थिकनेस फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर एज फिलेट वेल्ड कैन बी ensured if its maximum size is limited to 1.5 mm less than the plate thickness। ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन आया था सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, when the effect of wind or earthquake load is taken into the account in the design of riveted connection, the permissible stresses in the rivet may be exceeded by 25%। तो इसका ऑप्शन है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। A mild steel flat subjected to tensile force of 840 kilonewton is connected to a gusset plate using rivets. If the permissible force is required per pitch length to shear a single rivet, to crush the rivet, to tear the plate are 50 kilonewton, 80 kilonewton, 60 kilonewton. Then find the number of the rivets required। तो कुछ नहीं करेंगे, ये बेसिकली इनमें से मिनिमम लेना है। इनमें से मिनिमम हमारा 50 है और ये 840 है,
तो 840 बाय 50 कर लेंगे तो ये 17 के आसपास आता है, क्योंकि ये 16.8 समथिंग आएगा तो 17 हो जाएगा। तो 60th भी हमारा हो गया। 61 देखते हैं। द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड डिपेंड्स अपॉन द वेल्ड का साइज पे डिपेंड करता है एक तो ये, और हमारा उस पे एंगल ऑफ फ्यूजन पे भी डिपेंड करता है। 45 है ना 60 है क्या है। तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ बिटवीन द फ्यूजन। बेसिकली जो हम ये 0.7 का फैक्टर ले रहे हैं ये एंगल पर डिपेंड करता है कि किस एंगल पे हमारा फ्यूजन हो रहा है, ये क्या एंगल है। तो ये जो 0.7 लेते हैं ये हम 60 टू 90 के रेंज के बीच में लेते हैं। अगर 91 से 100 के बीच में है तो 0.65 का फैक्टर होता है। जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता है ये के वैल्यू डिक्रीज होती है। 60 से 90 के केस में 0.7, और जब हम 100-106 के बीच में देखेंगे तो 0.6 हो जाएगी, तो वो कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? ए। 61 का आंसर है ए। (62) When the load line coincide with the centroid of the rivet group, the rivet are subjected to। तो स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग तो डिक्रीज ही हो जाएगा क्योंकि कोई मोमेंट नहीं इंट्रोड्यूस होगा, तो सिर्फ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस रह जाएगी हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि शियर ओनली। 63 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? अ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनर कैन गारंटी द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। Working stress method of design of steel structure offer a safer and economical structure. Strength and serviceability of a structure cannot be predicted on the account of several unforeseen factors. So इसमें हमारा फर्स्ट रॉन्ग है कि a steel structure designer can guarantee the safety of the structure, और मतलब कोई भी गारंटी नहीं ले सकता इस चीज की। सेकंड है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड अनइकोनॉमिकल होता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो बचा हमारे पास थर्ड ही, तो यही राइट होगा। तो इसका आंसर बी है। स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ सेवरल अनफोर्सिन फैक्टर। इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, क्योंकि हम हर एक फैक्टर पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है अपना मार्जिन रखने के लिए। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ minus 2 times the size of the weld. 66 for the welded joint shown in the figure the direct vertical shear stress on the weld is 40 MPa and bending stress is 120 MPa. For what strength weld should be designed? 40 MPa, 120 MPa. So here we can take the resultant of both the stresses. So 40 square plus 120 square इसका रिजल्टेंट, तो ये हमारा आएगा 127 MPa, समथिंग अराउंड 132 इज द क्लोजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fillet welded joint is shown in the figure. The size of the weld is 8 mm. Safe stress in the weld is 110 Newton per mm square. What is the safe force to the nearest magnitude to which weld can be subjected? So अब हमने फोर्स बतानी है, तो अब बता देंगे इजीली। तो हम ये ले लेते हैं कि 0.7 है, वेल्ड साइज हमें दे दिया 8 mm का, और अब पेरीमीटर ले लेंगे तो 2 × 80 + 60, तो ये आ गया एरिया हमारा, एंड इंटू 110। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये बनता है कुछ 136 किलो न्यूटन, तो जो कि हमारा नजदीक है 135, तो हम इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। A circular shaft of dia 120 mm is welded to a rigid plate by fillet weld of 6 mm. If a torque of 8 kN is applied to the shaft, what is the maximum stress in the weld? अब यहां पर टॉर्क लगी है, तो सबसे पहले तो हम थ्रोट थिकनेस निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा
0.7 ऑफ 6 mm, ये हमारा क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ द वेल्ड आ जाएगा। अब हमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, T/J टॉर्क इंटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आर। सो यहाँ पर अब टॉर्क हमें दे रखी है 8 किलोन्यूटन पर मीटर, किलोन्यूटन मीटर, और आईपी निकाल लेंगे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2πr³ इंटू टी, टी ये वाला है, और आर हमें दे रखा है ये 60 mm। तो यहां पुट करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 60 का क्यूब इंटू 4.2 का ये थिकनेस 0.7 इंटू 6 एंड इंटू आर इज 60। तो ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कुछ 84.21, यानी कि हम कहेंगे 84। तो इस तरह से हमने हमारा 68 क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। टू प्लेट्स ऑफ डायमेंशन 150 इंटू 16 एंड 150 इंटू 12 एट देयर वेल्डिंग एजेस आर joined by butt welding as shown in the figure. What is the maximum tension that this single V butt weld joint can transmit? The permissible tensile stress in the plate is 150 MPa. So एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इसको V butt weld से हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम टेंशन ये V butt weld झेल पाएगा। तो हम ये पूरा थिकनेस नहीं कंसीडर करते, हम कंसीडर करते हैं इसका 5/8 वैल्यू ऑफ द थिनर प्लेट। तो थिनर प्लेट थिकनेस कितनी है हमारी 12, तो 5/8 ऑफ 12 हमारा हो जाएगा थिकनेस, और परमिसिबल स्ट्रेस प्लेट की है 150, और बीबी हमारा क्या है 150। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 169 किलोन्यूटन। तो क्लोजेस्ट है हमारा ये, दैट इज 168.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 mm डाया बोल्ट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल रो ऑन अ 140 mm वाइड फ्लैट स्ट्रिप यूज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। सो बेसिकली हमें बी दे दिया गया है, बी दिया है 140 mm, इसके अंदर कितने बोल्ट हम एकोमोडेट कर पाएंगे हमें वो देखना है। तो इसमें बस 3 ही क्राइटेरिया होते हैं कि पिच क्या होगी, डाया क्या होगा और एज डिस्टेंस क्या होगा। तो पिच की बात करें तो पिच होता है हमारा 2.5 ऑफ नॉमिनल डाया 20, यानी कि 5/2 यानी कि 50 mm। तो 50 mm की मिनिमम एज डिस्टेंस तो हमें देना ही पड़ेगा, मिनिमम पिच देनी ही पड़ेगी, सॉरी एज डिस्टेंस नहीं पिच। और एज डिस्टेंस होता है 1.5 टाइम्स ऑफ द ग्रॉस डाया, 1.5 टाइम्स ऑफ द ग्रॉस डाया। तो ग्रॉस डाया 20 mm के लिए 21.5 होगा, इसको सोल्व कर लेंगे। और हमारा डाया ऑफ होल कितना है 21.5। अब सो ये आता है 32.25 और ये आ गया हमारा 21.5। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 103.75। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इनको डिवाइड कर देंगे, 103.75 सो 140 डिवाइडेड बाय 104, सो अराउंड हमारे यहाँ पर 1.4 वैल्यू आती है, यानी कि 2, यानी कि 2 बोल्ट हम एकोमोडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये है व्हाट इज द नियरेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 6 mm फिलेट वेल्ड ऑफ 100 mm लेंथ मेड बिटवीन 2 फ्लैट ईच 10 mm थिक, देन अलाउएबल shear स्ट्रेस ऑन द वेल्ड इज। सो इसमें हमें 6 mm का फिलेट वेल्ड है, यानी कि 0.7 इंटू 6, 100 mm की लेंथ है और 110 MPa है। तो ये हमें रिजल्ट देगा न्यूटन में, डिवाइड बाय 1000 करके हम निकाल लेंगे किलोमीटर में। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा कुछ 46 किलोमीटर। तो आंसर है सी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
when analyzing the ultimate load method, the centrically loaded fastener group rotates about the instantaneous center. Second, the rivet which is the farthest from the center of the gravity of the rivet group may also be the nearest to the applied load line is the most critical one. Third है the deformation at each rivet is not proportional to the distance from the center of rotation. हमें बताना है which one of the following is the correct statement. So इसमें सेकेंड लाइन ट्रू है कि जो फारदेस्ट होगा सीजी से और अप्लाइड लोड लाइन से पास में होगा तो वो सबसे क्रिटिकल माना जाएगा, तो 2 इज करेक्ट. और जब एनालाइज करेंगे हम लोड यूएल अल्टीमेट मेथड से तो सेंट्रिकली लोडेड फास्टनर ग्रुप रोटेट अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो ये भी सही है. नाउ द डिफॉर्मेशन एट ईच रिवेट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन, तो वो प्रोपोर्शनल होता है, तो ये गलत है. तो यानी कि 1 and 2 आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Now, which of the following statement are correct in respect of welded joint? Strength of butt weld is equal to strength of components joint. Fillet weld carry the load computed based on the tensile strength characteristic of fusion material. For effective transmission of load by fillet weld, fusion faces shall be subtended an angle between 60 degree and 120 degree. So, जो बट वेल्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट जॉइंट पर डिपेंड करती है. ट्रू. फिलेट वेल्ड कैरी दी लोड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ के बेस पर वो होता है, तो ये रॉन्ग है. फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ लोड बाय फिलेट वेल्ड फ्यूजन फेस जो होना चाहिए वो बिटवीन 16 120 होना चाहिए, ये भी करेक्ट है. तो 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है कि block shear failure of the bolted joint in tension occur due to the first is use of high shear strength bolt, use of plate with higher bearing strength. हाँ, जब हम दोनों यूज करते हैं और बोल्ट का नंबर थोड़ा होता है तो ब्लॉक शेयर फेलियर हमारा इंट्रोड्यूस होता है, तो यानी कि इसका आंसर है सी. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये है द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज गवर्न्ड बाय रप्चर एट क्रिटिकल सेक्शन, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, ब्लॉक शियर ऑफ एंड रीजन. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो ये तीनों ही हैं इसके, रप्चर, यील्डिंग एंड ब्लॉक शियर. तो हमने काफी न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं, 75 न्यूमेरिकल्स हमने कवर करे स्ट्रक्चरल फास्टनर के. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, उसके हम सारे EAC PYQs कवर करेंगे. सो थैंक यू.